बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हूं हमजा शफीक। तो जनाब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का चौथा रोज़ जारी है और कराची ब्लूज़ ने अपनी गिरफ्त जो है वो इस फाइनल मार्के में जो कि 68वां एडिशन है कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है उसमें काफ़ी हद तक मजबूत कर ली और अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि सियालकोट रीजन से ये मैच जो है उनके हाथ से निकल चुका है क्योंकि 500 से ज़ायद रन इस वक्त कराची ब्लूज़ ने बना लिए दूसरी इनिंग्स में और चौथा रोज़ है उसके स्टम्प्स हो चुके हैं। पांचवें रोज़ में देखना है कि सियालकोट की टीम इसमें क्या कर पाती है, आखिर इस पर बात करनी। इसके अलावा जनाब खबरें ये आ रही, खबर वैसे देने की ज़रूरत नहीं थी कि सलमान अली आगा T20 वर्ल्ड कप 2026 तक ओहदे पर बरकरार रहने के इम्कान रोशन है। ये खबर है कि इम्कान रोशन है। पहली बात यह कि ये डिबेट शुरू हुई ही क्यों। सलमान अली आगा इज़ डूइंग हिज बेस्ट इन उसने रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज खुद अपने बैट से तो नहीं लेकिन टीम को लीड किया है। अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आए। नवंबर का महीना दी बेस्ट रहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। सलमान अली आगा ने 2 T20 सीरीज़ और एक ट्राई नेशन सीरीज़ में भी कप्तानी की है तो उसमें खासी सलमान अली आगा को जो है वो कारकर्दगी से उनको सराहा गया है। अब खबर ये भी है कि शादाब खान ने वापसी तो करनी करनी, NC में चूँकि प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनकी वापसी, खबरें ये हैं कि शादाब खान वापस आते ही T20 टीम को कप्तान लीड करेंगे, बतौर कप्तान ज्वाइन करेंगे। आपको पता है ना जब इनकी इंजरी का मसला हुआ था घुटने की तो तब ये कंधे की इंजरी सर्जरी के लिए लंदन गए थे और तब ये वाइस कैप्टन थे। अब जब वापस आएंगे तो खबरें ये हैं कि कप्तान है, हो सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी को ही जनाब T20 की कप्तानी दी, लेकिन PCB तो यही कह रहा है कि जनाब सलमान अली आगा ही कंटिन्यू करेंगे बीइंग कैप्टन टिल 2026। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बड़ी खबर ये थी जनाब। इसके अलावा PSL के हवाले से हमने बात करनी है और साथ ही साथ जो प्लेयर्स जो हैं वो लीग क्रिकेट खेल रहे हैं PCB ने उनको मैसेज कन्वे करवा दिया है कि जनाब जैसे ही नेशनल ड्यूटी आएगी आप लोगों को वापस आना पड़ेगा और उसमें तमाम बड़े नाम हैं। इन बड़े नामों को ही लीग्स ने अपने लिए रखा था लेकिन PCB ने उनको वापस बुलाने की तैयारी कर ली। सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2025-26 फाइनल चौथे रोज का इख्तिताम हो। सियालकोट ने दूसरी इनिंग्स में बगैर कोई विकेट गंवाए 12 रन बना लिए हैं। ठीक है, 500 से ज्यादा रन कराची ब्लूज ने बनाए थे 4 रोज के इख्तिताम। 5वां रोज शुरू हो गया। अब सियालकोट 5वें रोज क्या करने जा रहा है, खासा मुश्किल हो गया। अब ये अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि कराची के हाथ में ये कंप्लीटली मैच आ गया। देखें बिल्कुल ऐसा ही है। इस मैच की जो टोन सेट हुई थी पहले दिन से वही अब तक जारी है चौथे दिन में। और जिस तरह अब जिस कंडीशन में ले आई है कराची ब्लूज़ की टीम सियालकोट की टीम को, उसमें जो है वो यही इम्कान दिखाई दे रहा है कि ये मैच बहुत ज़्यादा भी अगर अच्छी कारकर्दगी दिखाई, सियालकोट की टीम ने बहुत अच्छी बैटिंग की और पूरा दिन वो बैटिंग कर गए तो भी ये मैच ड्रॉ की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। 90 ओवर का खेल बाकी है। 521 रन का हदफ जो है वो हासिल करना है सियालकोट की टीम को अपनी ट्रॉफी को रिटेन करने के लिए। इस मॉडर्न डे क्रिकेट के एरा में ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए एक मिरेक्युलस जिसे कहते हैं मौजज़ाती इनिंग्स खेलना होगी सियालकोट के प्लेयर्स को। और जिस तरह का उन्हें आगाज़ किया है, बहुत ज़्यादा केयरफुल उन्हें आगाज़ किया है, शायद वो भी कम रोशनी के अंदर ये वक्त गुजारना चाह रहे थे। तो कराची ब्लूज़ के जो कप्तान हैं सऊद शकील, उनके बारे में आज बहुत ज़्यादा डिबेट ये होती रही कि बहुत तवील टाइम उन्होंने ले लिया इनिंग्स को डिक्लेयर करने में और उन्होंने अपने पूरे प्लेयर्स को जो है वो बारी भी दिला दी। पूरा एक दिन जो है वो उसको खेल दिया उन्होंने और बहुत कम ओवर जो है वो पीछे अब बचे हैं सियालकोट की टीम को आउट करने के लिए। तो इसमें बताया चलूँ कि उन्होंने अपने इस ऑप्शन को इस्तेमाल किया है, यहाँ पर क्लेवरनेस का मुजाहरा किया है उन्होंने कि क्योंकि पहली इनिंग में बढ़तरी उनके पास है और अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ होता है ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल तो पहली इनिंग्स वाली बात तो पहली इनिंग की बढ़तरी की बुनियाद पर भी कराची ब्लूज की टीम ही ट्रॉफी की हकदार करार पाएगी। तो अब वो उनको ऐसी सिचुएशन में ले आए हैं सियालकोट की टीम को कि जहां पर बहुत अच्छा भी अगर खेले सियालकोट, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा भी करे तो सियालकोट की टीम इस मैच को ड्रॉ करने में कामयाब हो सकती है, लेकिन ड्रॉ की सूरत में भी सियालकोट ट्रॉफी रिटेन नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर तकरीबन यूँ कह लीजिए कि 80% मैच जो है वो कराची ब्लूज के हक में जा चुका है। 75 लाख की जो विनिंग प्राइज है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का, वो उस टीम को मिलने जा रहा है जो इनिशियल ड्राफ्ट में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने की अहल ही करार नहीं पाई थी। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे सिस्टम के ऊपर भी। और साथ ही साथ कराची ब्लूज की टीम को, उनके कोच को, उनके कप्तान को जितनी भी दाद दी जाए वो कम है कि उन्होंने उस रिस्पॉन्स के साथ जो एक चैंपियन टीम का रिस्पॉन्स होता है उस रिस्पॉन्स के साथ जो है वो रिप्लाई किया है PCB को, क्रिकेट चलाने वालों को, इस डोमेस्टिक क्रिकेट की प्लानिंग करने वालों को, कि वो आउट ऑफ नोवेयर आए
और उन्होंने इस ट्रॉफी को जो है वो जीतने की पोजीशन में अब वो आ चुके हैं। अच्छा, इससे कबल आपको पता है ना 9 मरतबा कराची ब्लूज की टीम जो है वो ये ट्रॉफी जीत चुकी है। और कराची रीजन की बात की जाए तो 21 दफा कराची रीजन ने ये ट्रॉफी को अपने नाम किया और इसी रीजन और इस टीम को बाहर निकालने, स्पेसिफिकली इस टीम को बाहर निकाल दिया गया और ये सारा वो सिस्टम लेके है। तो एक सवालिया निशान तो बिल्कुल है जिस तरह से आपने कहा है। तो अभी सियालकोट के इम्कानात तो बिल्कुल जो है मखदूम होते दिखाई दे रहे हैं। अब इंडिविजुअल अगर परफॉर्मेंस की वजह से सब बात करें तो बहुत से ऐसे नाम हैं, क्योंकि 266 रन तो बना लिए सियालकोट ने पहली इनिंग्स में। अब दूसरी में देखते हैं क्या होता है। बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए, पहले इनिंग्स में 340 रन बनवाए तो सही, लेकिन बड़े बड़े नाम सियालकोट में भी शामिल थे। कुछ यंगस्टर हैं जिसमें हमजा नज़र जैसे प्लेयर जो हैं वो परफॉर्म करते दिखाई दिए। 30 साल हमजा नज़र ने इस इनिंग्स में एक खिलाड़ी को आउट भी किया, उसामा मीर ने 5 विकेटें ली। इसके बावजूद दूसरी इनिंग्स में इतने रन के अंबार लग जाने, ये कुछ समझ से बाहर है। देखें, इसके समझने के लिए आपको दोबारा से ये समझना पड़ेगा कि ये जो प्लेयर जिनको आप इंटरनेशनल एक्सपोजर हम कह रहे हैं पहले दिन से, ये सारे वो प्लेयर हैं जिन्होंने ज़्यादातर T20 क्रिकेट खेली है। ऐसा नहीं था कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की इस पिच में बॉलर्स के लिए हेल्प नहीं है। कल तीसरे दिन तक भी बॉल स्विंग होता रहा है, बल्कि आज भी कुछ ऐसी बॉल्स हुई हैं जिसमें बैट्समैन डिसीव हुए हैं। इसका मतलब ये है कि बॉलर्स के लिए इस विकेट में हेल्प मौजूद थी। लेकिन जो कमी हमें देखने में नज़र आई है, अगर यहाँ पर हमें ये सहूलत मैसर होती है कि हम यहाँ वो दिखा सकते दोनों टीमों का जो इम्पैक्ट है जिस लाइन लेंथ के ऊपर वो बॉलिंग कर रही है, तो आपको साफ नज़र आता कि कराची ब्लूज़ के जो बॉलर हैं जिन्होंने पहली इनिंग में बॉलिंग की है, इंटरनेशनल एक्सपोजर ना होने के बावजूद भी, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलने में सारे लड़के, उन्होंने कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ के ऊपर बॉलिंग की है, जिसकी वजह से उनको कामयाबी मिली है। देखें, लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर जब तक आप प्लेयर को रिस्क लेने पर मजबूर नहीं करेंगे या फिर प्लेयर को, जिसे कहते हैं ना बांध कर आउट करना, उसको इतना मजबूर कर दें कि उसको अपनी विकेट देनी पड़े, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ के ऊपर बॉलिंग करते रहना है। जहां पर बैट्समैन फंस रहा है उसको वहां पर फंसा कर रखना है। आप जरा सी भी अगर अपनी लाइन लेंथ से चूक करेंगे और जरा सी भी स्पेस देंगे तो रन मिलना शुरू हो जाएंगे। जब रन आएंगे तो वो प्रेशर सारा इवेपोरेट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये हुई कि हसन अली हैं या मोहम्मद हसनैन हैं या उसामा मीर भी इवन है, इनमें से किसी भी बॉलर ने कंसिस्टेंटली एक ही लाइन लेंथ के ऊपर बॉल नहीं किया, जिसकी वजह से इनको रन्स भी हुए और बैटर्स को, जिनके जहन में पहले से ही ये था कि हमें लंबा लेकर चलना है, खास तौर पर दूसरी इनिंग में, क्योंकि पहली इनिंग में बटरी वो हासिल कर चुके हैं, तो दूसरी इनिंग में जितना लंबा वो खेलते जाएंगे, जितना वो स्टे करेंगे, उनकी टीम का ही फायदा होगा। तो अनफॉर्चुनेटली पिच में बॉलर्स के लिए हेल्प मौजूद थी, लेकिन बॉलर्स जो है उनकी बॉलिंग, उनकी जो लाइनर लेंथ थी, उनकी जो सिलेक्शन थी डिलीवरीज की, वो मेरा ख्याल है कि उनको यहाँ पर साजगार उनके नहीं रही है, मददगार नहीं रही है, जिसकी वजह से बहुत लंबे रन बनने में कामयाब रही कराची ब्लूज की टीम। इसके साथ साथ अगर आप देखें, यानी जिस पिच के ऊपर मैच हो रहा है, ये एक स्पोर्टिंग पिच है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत बैटिंग पिच है और ये बहुत ज्यादा बॉलिंग पिच है। आप अच्छी बैटिंग करेंगे तो रन मिलेंगे, अच्छी बॉलिंग करवाएंगे तो विकेटें मिलेंगी, जिसका सबूत दिया पहली इनिंग में कराची ब्लूज के बॉलर्स ने। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमें नजर आ रही है वो माइंडसेट की है। जो प्लेयर T20 फॉर्मेट से आएगा उसके लिए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी मसल मेमोरी उस तरह डेवलप नहीं हुई है कि वो एक ही जगह पर आकर 5-7 ओवर करवा दे। दूसरी तरफ जो बॉलर्स हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट कंसिस्टेंट खेलते हैं, क्योंकि उनका जो कराची का कल्चर है वो इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर देता है कि रेड बॉल क्रिकेट खेलनी है फास्ट बॉलर्स को, उनकी लाइन लेंथ में आपको कंसिस्टेंसी नजर आएगी। तो वो चाहे इंटरनेशनल खेले बगैर हो या इंटरनेशनल खेलने वाला बॉलर हो, आप अच्छी बॉलिंग नहीं करेंगे तो आपको रन तो होंगे ना, दुनिया के जिस भी हिस्से में आप खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अनफॉर्चुनेटली लगता ही है कि सियालकोट रीजन के बॉलर्स की जानिब से वो अच्छी बॉलिंग जिसे कहा जाता है, कंसिस्टेंट लाइन लेंथ रेड बॉल क्रिकेट में, उसके ऊपर बॉलिंग नहीं करवाई गई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रन बन गए हैं और अब तकरीबन नामुमकिन हो गया है इस टेस्ट मैच को बचाना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सही साहब, साद बेग जो कि यंग टैलेंट है, उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2025 में 1000 रन जो है वो मुकम्मल कर ली हैं और एक ग्रेट जो अचीवमेंट है, इसको ऑब्वियसली पाकिस्तान अंडर 19 ICC वर्ल्ड कप में क़यादत भी उन्होंने की, विकेट के ऊपर बैटर है। 10 मैच खेले, 19 इनिंग्स में एक बार नॉट आउट रहते हुए 55.55 की एवरेज से 1000 रन बनाए हैं। और अगर ओवरऑल बात की जाए तो 1480 बॉल्स पर 4 सेंचुरीज और 3 50 स्कोर, 135 चौके, 13 छक्के लगाए, तो एक अच्छा बैटर, विकेट कीपर बैटर जो है वो लाइन में लग चुका है। अब देखना यह है कि मज़ीद कितना अपने आप को इन्हेंस करते हैं। ओवरऑल अगर इनकी परफॉर्मेंस एमएससी सब देखी जाए इन 19 इनिंग्स में, तो ग्रेजुअली इनकी इम्प्रूव हुए हैं स्किल्स, इनको सीखने का मौका मिला, या फिर जिस तरह से होता है हमारे प्लेयर्स आते हैं एकदम से अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद मेहनत करना छोड़ जाते हैं। देखें, जहाँ पर आपने अपनी बात का इख्तिताम किया है, मेरा ख्याल है कि यही सारा वो मामला है। आप अगर क्रिकेट में देखें तो इस वक्त जो बड़े बड़े बैट्समैन आपको नजर आते हैं, उनमें जो रूट है, उनमें विराट कोहली हैं,
इन दोनों के अंदर चले, इसलिए बाबर आजम को भी अगर हम शामिल कर लें तो क्योंकि पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमें कोई ना कोई एक प्लेयर जो है वो इस लिस्ट के अंदर चाहिए होता है। केन विलियमसन है, जो रूट है, विराट कोहली हैं, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनमें एक चीज़ आपको कंसिस्टेंट नजर आएगी और वो है उनकी मेहनत, जो उनके करियर के किसी भी फेज के ऊपर कम नहीं होती है। सचिन तेंदुलकर के बारे में भी ये कहा जाता है कि सचिन जब सेंचुरी स्कोर करते थे तो उसके बाद भी जाकर वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते थे और वही प्रैक्टिस वो किया करते थे जो अपने करियर के शुरू में किया करते थे। तो मेहनत वाला जो फैक्टर है वो तो पूरे करियर में एक एथलीट के साथ रहना है, क्योंकि वो ऐसी खेल से मुंसलिक है जिसमें कंपटीशन है और जहां पर कंपटीशन होगा वहां पर अगर आप वक्त के साथ साथ इंप्रूव नहीं करेंगे तो आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। 7 बेग की आपने बात की है, इसके साथ साथ मैं आपको बता चलूं कि जो टॉप 10 रन गेटर्स हैं काज़म ट्रॉफी के, वो सारे के सारे लेफ्ट हैंडर हैं और इसमें अच्छी बात यह है कि इनमें जो टॉप 5-6 के प्लेयर हैं वो सारे 19-20 साल की जो एज की ब्रैकेट है उसमें शामिल हैं। तो काफी सारा यंग टैलेंट यहां से मिला है काज़म ट्रॉफी से। अब पीसीबी की ये जिम्मेदारी है कि टैलेंट मैनेजमेंट, टैलेंट आपको मिल गया है, अब इस टैलेंट को मैनेज करना है। लड़के आपके पास आ गए हैं, शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है, आपको पता चल गया है कौन कौन सा प्लेयर इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। अब इनकी मैनेजमेंट करनी है और ये काम है उन कोचेस का और उन मेंटोर्स का जो लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं पीसीबी से, लेकिन जब टीम सिलेक्शन की बारी आती है तो बहुत सारी मसलहतें होती हैं जो उनके पेश नज़र होती हैं, बहुत सारी ऐसी पर्चियां होती हैं जो बैकडोर से आती हैं, वो उनको फोकियत देते हैं और इन लड़कों को उनका चांस नहीं मिल पाता है। बहुत सारे ऐसे लड़के पहले भी जाया हुए हैं। तो यहाँ पर उन क्रिकेटर्स के ऊपर जो पाकिस्तान से पहले क्रिकेट खेल चुके हैं, अब पीसीबी में मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर हैं या फिर मुख्तलिफ कोचिंग रोल्स के ऊपर है, या वो लोग जो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है, उनका ये काम है कि इस टैलेंट को पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाए, मेरिट के ऊपर, ना कि किसी की पर्ची के ऊपर और ना ही किसी रीजन और किसी जोन के ऊपर और ना ही किसी पीएसएल की फ्रेंचाइज की बुनियाद पर। 7 बेग इस बार पीएसएल में कराची किंग्स का हिस्सा भी थे, उनको उस तरह से बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिले हैं, उसमें वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन जब वो काज़म ट्रॉफी में आए तो उन्होंने कंसिस्टेंटली रन स्कोर किए। फाइनल से कबल तकरीबन हर मैच में अगर आप देखें तो उनकी 50 सेंचुरी आपको नजर आती है। फाइनल में भी पहली इनिंग में 39 रन बनाए, दूसरे इनिंग में 31 रन बनाए। अगर यहाँ पर बड़ी इनिंग्स खेल जाते तो जाहिर है कि ज़्यादा स्पॉटलाइट मिलती, लेकिन ओवरऑल एक कामयाब सीजन रहा है उनके लिए। अब यहाँ पर उनके लिए अपने आप को भी एक मैसेज देना है अपने आप को कि यहाँ पर रुकना नहीं है, अपनी इस मेहनत के सिलसिले को जारी रखना है, पॉजिटिव रहना है और ये एम रखना है कि पाकिस्तान को न सिर्फ रिप्रेजेंट करना है बल्कि पाकिस्तान को जब रिप्रेजेंट करना है तो इस हाल में करना है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब वो आए तो उनके स्किल के अंदर कोई लूप होल नजर ना आए, लूप होल नजर ना आए। और इसमें डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक मेजर रोल है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्ले करना है कि इन प्लेयर्स को जिनमें टैलेंट है उनको मजीद ग्रूम किया जाए, परफॉर्मेंसेस को इनहेंस करवाया जाए, उनके स्किल्स पर काम किया जाए, राइट मैन फॉर द राइट जॉब जो पर्संस हैं उनको अपॉइंट किया जाए ताकि ये टैलेंट आगे चल के पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करें और यही हमारा सासा है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।